नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का एक टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि रीट मेंस भर्ती परीक्षा में आपके एसएसटी में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसके अंदर पहला ही टॉपिक ही दिया गया है। और भी किसी एग्जाम में ये आता ही रहता है टॉपिक, तो आप इसको सीख सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मैंने स्कूल की किताबों से, जैसे 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है अर्थशास्त्र की, उसमें दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वहां से लिया है। और कक्षा 10 वो पुरानी राजस्थान बोर्ड की चलती थी, उसमें 14वां चैप्टर है आर्थिक अवधारणा और नियोजन, वहां से मैटर लिया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यदि आप इसको थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं तो कभी भी आप इसको 5-7 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कोई 2-4 जो डेटा है आर्थिक समीक्षा से संबंधित, वो आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता होगी। बाकी तो आसान सा है बिल्कुल। और इसमें ज़्यादातर क्षेत्रक से संबंधित क्वेश्चन ही आ जाते हैं, जो मतलब उसमें पूछ लिया जाता है ये कौन से क्षेत्रक से संबंधित है। तो एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत आसान है। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े, जैसे आप खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, खनन है, इसके अलावा मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। वनों से प्राप्त हैं जो चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट आप प्रकृति से, जो नेचर से आप डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक संसाधनों के अंदर आएंगी। अभी इसको पढ़ेंगे भी हम। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीज़ों को यदि आप उसमें कुछ बदलाव करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई किसी प्रकार का आप विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र जो आपका क्षेत्र है उसके अंदर आपकी सेवाएं आती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे जो उत्पाद तैयार हो गए उनको बेचना आता है, या उसकी जो सहायक और क्रियाएं हैं वो उसके अंदर आती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे खेत में गन्ने का आपने फसल उगाई, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खेती करना प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। अब उस गन्ने से यदि आप गुड़ और चीनी बनाते हैं, तो वो आप उसका रूप बदल रहे हैं, उसका मतलब एक प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया है, तो वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगी। और फिर यदि आप उसको बेचते हैं, तो वो जो दुकानदार जो काम कर रहा है वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा। या फिर उसके जो सहायक क्षेत्र हैं, जैसे उसको गुड़ को ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता हो रही है, उसका व्यापार करने वालों को यदि बैंकिंग की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है, तो बैंकिंग का जो क्षेत्र है, बीमा का जो क्षेत्र है, वो सारे तृतीय क्षेत्र के अंदर आएंगे। तो इसी प्रकार का और एग्जाम्पल बहुत ही आसान से समझ सकते हैं आप। जैसे कपास की खेती होती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ गया। कपास से आप धागा बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गई आपकी द्वितीय क्षेत्र के अंदर। फिर उसको आप बेचने का काम करते हैं और उसकी जो भी सहायक प्रक्रियाएं हैं वो सब इसके आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आ गई। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है इसका। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, वनों से प्राप्त उत्पाद इत्यादि। इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। पहले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। जैसे तीनों के नाम है, दूसरे को औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं, तीसरे को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक, इसमें वह गतिविधियां आती हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास के पौधे से सूत और कपड़ा बुनना, गन्ने से चीनी व गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट व फिर भवन बनाना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण जहां पर भी हो रहा है, उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सारा काम आपके द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा। चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको गानों की आवाज सुन रही है, मतलब शादियां बहुत हैं इन दिनों में, और थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड नॉइस वगैरह हटाना, इतना ज़्यादा कुछ टेक्निकल काम आता नहीं। थोड़ा सा आप उसको सुनने की, इग्नोर करने की कोशिश करना, सुनने की नहीं। फिर उसके बाद में है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, बीमा, ये सब आपके बेचने से संबंधित और उसकी सहायक जो भी क्रियाएं हैं, क्योंकि व्यापार में सामान के परिवहन की भी आवश्यकता होगी, इसके अलावा भंडारण की, उस गोदाम बनाकर उसको स्टोर करने की भी आवश्यकता होगी, संचार की भी आवश्यकता होगी, और बैंक सेवाओं की भी जरूरत पड़ेगी, बीमा की भी जरूरत पड़ेगी, व्यापार, ये सारी चीजें आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कोई नाई का काम कर रहा है, धोबी का काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, विभिन्न प्रकार की सारी सेवाएं हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन अपनी सेवाएं दे रहा है, सभी प्रकार की सेवाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएंगी। तो ये इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। वस्तुओं का सृजन किस में होता है? द्वितीय क्षेत्र में। सेवाओं का सृजन किसके अंदर होता है? तृतीय क्षेत्र के अंदर। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, डायरेक्ट वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, लेकिन वो आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित भी कुछ नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सभी प्रकार की चीजें आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं।
आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसका, और इसमें कुछ भी ऐसा आपको सोचने वाली बात नहीं है। 3 क्षेत्रकों की तुलना, अब आप इनकी तुलना वगैरह पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको टॉपिक को समझ पाएंगे। तीन क्षेत्रकों की तुलना, तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना के लिए उत्पादित और बेची गई वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल इसकी बात का मतलब समझना, आप केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना ही उचित है। जैसे कि जीडीपी को क्या कहते हैं? तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन है उसका योगफल क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाता है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, आपका एक वित्तीय वर्ष हो गया, उसके अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। अंतिम वस्तुएं, इससे क्या मतलब है? जैसे यहां पर मैंने एक उदाहरण भी लिखा है, इसमें आप समझ सकते हैं कि किसान ने गेहूं की फसल पैदा की, एक किसान ने गन्ना पैदा किया। अब गेहूं की फसल से आप सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे तो किसी ने आटा मिल लगा रखी है और उसने गेहूं का आटा बना लिया, और जो गन्ने का रस निकाल के गुड़ और चीनी बनाने का काम करते हैं उसने चीनी बना ली। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ कि गेहूं से आटा बन गया और गन्ने से चीनी बन गई। अब तृतीय क्षेत्र, अब फिर यहां से सेकेंडरी सेक्टर में ही मान लीजिए उससे बिस्किट बना लिया, उसमें आटा भी लगा है, उसमें चीनी भी लगी है, उसमें कुछ और भी चीजें लगी हैं। फिर तीसरा काम आता है उसको बेचने का। अब उसकी जो अंतिम कीमत है, बिस्किट बिकेगा, अब उसको बेचने का काम सेवा क्षेत्र में आ गया। अब वो बिस्किट बिकेगा तो उसका जो अंतिम मूल्य है वही शामिल करना है। अब आपको बीच में जो आटा पीसने का जो प्रक्रिया है उसकी आपको कीमत नहीं जोड़नी है। आपको किसान को गेहूं का क्या मूल्य मिला है, गन्ने का क्या मूल्य मिला है, वो आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि बिस्किट के अंदर जो निर्माण क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर में जो काम हुआ उसकी भी लागत शामिल है, और जो किसान को जो पैसे मिले हैं गन्ने की और गेहूं की उसकी लागत भी शामिल है। तो आपको अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही योग करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद में ये देखिए, पढ़ लीजिए लाइन, जैसे आप क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है। जैसे बिस्किट के मूल्य में गेहूं का मूल्य भी शामिल है, उसके अंदर चीनी का मूल्य भी शामिल है, तो उसको हर जगह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम जो उत्पाद तैयार हुआ है उसी का आपको मूल्य शामिल करना है। जैसे किसान द्वारा गेहूं को बेचने पर, मिल मालिक द्वारा बिस्किट कंपनी को आटा बेचने पर अंतिम उत्पाद बिस्किट के मूल्य में गेहूं, आटा आदि अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुएं, चीनी आदि का मूल्य उसमें शामिल होता है। तो आपको ये तीनों क्षेत्रकों की तुलना समझा दी। सकल घरेलू उत्पाद आपका जीडीपी हो गया। वित्तीय वर्ष आपको पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका वित्तीय वर्ष होता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन यानी बदलाव कैसे आया है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा लोग काम करते हैं, किस क्षेत्र का जीडीपी में ज़्यादा योगदान है, पहले क्या था अब क्या था, ये अनुपात क्यों बढ़ रहा है, विकसित देशों से संबंधित अवधारणा, ये सारी इसके अंदर अभी आ जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और ये मतलब बिल्कुल इजीली आप इसको समझ जाएंगे। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कोई भी देश हो, चाहे आज वो विकसित हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज माने आप, जापान माने, दक्षिण कोरिया माने, या फिर अमेरिका माने, कनाडा माने, तो ये सारी जो विकसित कंट्रियां हैं उसमें आप देखेंगे तो प्रारंभिक अवस्थाओं में सभी में विकास की शुरुआती जो प्रक्रिया है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का महत्व है। अर्थव्यवस्था में योगदान सबसे ज्यादा प्राथमिक सेक्टर का है। इसके अलावा जो रोजगार में है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का रहा है। फिर धीरे धीरे खेती का प्रसार बढ़ता गया, अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा, और जब अनाज का उत्पादन बढ़ने लगा तो कुछ लोगों को ये सहूलियत मिली कि वो खेती छोड़कर कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो निर्माण का काम ज़्यादा होने लगा, विभिन्न प्रकार के व्यापारी होने लगे, विभिन्न प्रकार के शिल्प के काम होने लगे, तो उन सबको खेती करने की आवश्यकता नहीं थी, तो दूसरे सेक्टर का निर्माण होने लगा। द्वितीय क्षेत्र में धीरे धीरे रोजगार बढ़ने लगे, जीडीपी में उसका योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ने लगा। फिर औद्योगिक क्रांति होती है, जैसे इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, जर्मनी में होती है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होती है। तो जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति होती है तो विनिर्माण सेक्टर बढ़ जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर का प्रभाव बढ़ जाता है, उसमें रोजगार ज़्यादा है, उसका अर्थव्यवस्था में योगदान ज़्यादा हो जाता है। और फिर उससे अगली जो सीढ़ी है उसमें सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है धीरे धीरे। जैसे हम विकसित देशों की बात करें तो जीडीपी में भी सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है और लोगों को रोजगार भी सेवा क्षेत्र में ज़्यादा मिला हुआ है। हालांकि जीडीपी में योगदान भारत में भी तीसरे क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का ही योगदान ज़्यादा है जीडीपी में, लेकिन आज भी लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन में, प्रशासन में, सैन्य कार्य के रूप में, बैंकिंग में, बीमा में, इस प्रकार के क्षेत्रों में काम करने लगे। तो धीरे धीरे सेवा क्षेत्र का विस्तार होता गया। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली, विनिर्माण अंग्रेजी का शब्द शायद आपको ज्यादा आसान लगे, मैन्युफैक्चरिंग के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से फिर द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ये स्टेप है किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में। जब आप उसका इतिहास देखेंगे तो पहले प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, उसी में ज्यादा लोग नियोजित थे, फिर धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हुआ है, फिर तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण हुआ है। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तो ये आधा पार्ट आप इसका हो गया है। अभी हम कुछ और पढ़ते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से अभी तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। विकसित देशों में, विकासशील देशों में भी तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे भारत की ही बात करें तो आजादी के समय बात करेंगे तो 70% के करीब लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा था उनको, उसी में वो लगे हुए थे। और भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जो जीडीपी में योगदान है वो भी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था से होता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई हैं। आज की तारीख में यदि बात करेंगे तो लगभग 43-44% के आसपास लोग खेती में काम करते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र में खेती का, पशुपालन का, इस प्रकार का काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। भाई प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन वो सारा आ जाएगा, आप उसको, मैं खेती नाम ले रहा हूँ, आप उसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से समझे। तो आज भी भारत में सबसे ज्यादा यदि तीनों सेक्टर की बात करेंगे तो किस में काम कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जीडीपी में योगदान देखें, अंतिम वस्तुओं का जो योग आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद निकलता है, तो उसके अंदर आज भी, अब यदि आप बात करें वर्तमान की, तो प्राथमिक क्षेत्र का उतना योगदान नहीं है, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यानी जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्र का अधिक है, जबकि काम किस में ज्यादा लोग कर रहे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि खेती और उससे उसके जो सहयोगी चीजें हैं उससे जुड़े हुए कामों में बहुत से लोग लगे हैं, लेकिन उनकी चूंकि आय अधिक नहीं है तो उनका अर्थव्यवस्था में योगदान भी कम है। तो भारत में सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसके अंदर योगदान तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। तो यहां पर हम ये देखते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। मैं एक डेटा भी दिखाऊंगा आपको अलग से। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में, आपको ये देखिए एनसीईआरटी के, देखिए ये जो कुछ आपको टेढ़े फॉन्ट दिख रहे हैं, जैसे यहां से आपको कुछ टेढ़े फॉन्ट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये एनसीईआरटी का फैक्ट नहीं है। बाकी ये जो मैंने लिख रखा है वो पूरा एनसीईआरटी का फैक्ट है, ये आपको समझना है। जैसे एप्लीकेशन में भी मैंने ये नोट्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी से संबंधित सारे टॉपिक्स के दे दिए हैं, तो उसमें भी मैंने आपको स्पष्ट बताया है। जो आपको इटालिक फॉन्ट है, जो थोड़े टेढ़े होते हैं, आपने कंप्यूटर में भी इटालिक देखा होगा, तो वो तो अलग से डेटा लिखे हुए हैं, और जो सीधे फॉन्ट है वो आपके एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताबों से लिखे गए। तो 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा है, जीडीपी में योगदान यदि बढ़ा है तो वो तीसरे क्षेत्र का है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। 2013-14 में प्राथमिक क्षेत्र को पीछे छोड़ते हुए अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का हो गया है। यद्यपि जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा प्राथमिक क्षेत्र को पीछे छोड़कर तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ गया है। लेकिन ऐसा परिवर्तन रोजगार के क्षेत्र में नहीं हुआ है। जितना सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, जैसे 14 गुना के करीब बढ़ गया, जैसे आगे एक डेटा आएगा, तो लेकिन जो रोजगार है तृतीय क्षेत्र में वो 5 गुना ही बढ़ा है। यानी तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जितना योगदान है उतना रोजगार की संभावनाएं पैदा नहीं हुई। इसी के कारण भारत में बेरोजगारी है, और इसी के कारण भारत में आज भी प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, खेती पशुपालन से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में उतना ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो पाया।
इसका कारण है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना की वृद्धि हुई है, परंतु इस क्षेत्र के रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। इसी कारण आज भी ज्यादातर जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, ये क्योंकि किताब में एनसीईआरटी में इतना नया डाटा है नहीं तो मैंने अलग से लिख लिया है, के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9%, उद्योग के 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा में अनुमान क्या लगाया है, प्राथमिक क्षेत्र कितना बढ़ सकता है, द्वितीयक क्षेत्र कितना बढ़ सकता है और जो आपका तृतीयक क्षेत्र है वो कितना बढ़ सकता है, ये डेटा आपको याद रखना है। ये देखिए 3.9%, 11.8% और 8.2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में योगदान कितना कितना है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान है 18.8%। द्वितीयक क्षेत्र का यानी उद्योग क्षेत्र का आपका योगदान है 28.2% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वो 53% है। तो आप देखिए तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, जबकि रोजगार किसमें ज्यादा लोगों को मिला हुआ है, ज्यादा लोग काम किसमें कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आपको थोड़े से डेटा भी इतने मैं कहूंगा कि आप याद कर लीजिए। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों को व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है। ये एक पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस क्षेत्र की गतिविधियों को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। विद्वानों ने, क्योंकि इसमें आप भी समाज में देखते होंगे कि कौन सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, खेती को और मैन्युफैक्चरिंग को उतना बढ़िया नहीं माना जाता, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं या खेतों में जो काम कर रहे हैं लोग, उसकी तुलना में सेवा क्षेत्र का थोड़ा व्हाइट कॉलर जॉब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है ये टर्म। विद्वानों ने इसी के उप क्षेत्रकों के रूप में चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के रूप में 2 नए क्षेत्रकों को चिन्हित किया है, चौथा क्षेत्र और पांचवा क्षेत्र। ये क्या है अभी हम देखते हैं। बहुत ही इजी सा टर्म है, इसका भी कोई बिल्कुल आपको परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। चतुर्थ क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान आदि जो गतिविधियां हैं इसको चौथे क्षेत्र के अंदर गिना जाता है। इसे ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र को, ये स्कूल की किताबों में नहीं है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स की किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो चौथा जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, इस प्रकार के जो ज्ञान से संबंधित चीजें हैं वो इस क्षेत्र के अंदर आती है, इसलिए इसको ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। हालांकि ये पार्ट तीसरे क्षेत्र का ही है। इसके अलावा पांचवा क्षेत्र देखिए, अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख निर्णय लेने वाले नीति निर्माताओं, जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय लेते हैं, चाहे वित्त से संबंधित अधिकारी हों या प्रमुख जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था में की जो नीतिगत निर्णय हैं उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्रमुख अर्थशास्त्री, वित्त के क्षेत्र के नौकरशाह आदि पंचम क्षेत्र का हिस्सा हैं। इनकी संख्या कम होती है लेकिन इसे देश के सामाजिक आर्थिक क्रियान्वयन का मस्तिष्क माना जाता है, क्योंकि देश की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करने में इनका प्रमुख योगदान होता है, तो इनको देश का मस्तिष्क माना जाता है। इसको आप पंचम क्षेत्र मान सकते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं, वित्त विभाग से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के नौकरशाह हैं, उनको आप पांचवें क्षेत्र के अंदर मान सकते हैं। अब देखो नियोजन के आधार पर, यहां लिख देना चाहिए था मुझे, नियोजन के आधार पर 2 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र कौन सा होगा कि जैसे एक तो सरकारी जो जॉब कर रहे हैं, या इस प्रकार की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं और उनको सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वेतन मिलता है, उनको उसी के अनुसार छुट्टियां मिलती हैं और विभिन्न प्रकार के परिलाभ मिलते हैं। तो वो तो होता है संगठित क्षेत्र। और बाकी है असंगठित क्षेत्र। भारत में ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मजदूर हैं या जिनको कभी काम पर रखा जाता है, कभी निकाल दिया जाता है, या उनको विभिन्न प्रकार की जो और सुविधाएं हैं जैसे चिकित्सा अवकाश की सुविधाएं हैं या सवैतनिक अवकाश है, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं और हैं उनको तो उनका वेतन नहीं कटता जल्दी से क्योंकि उनको विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में जैसे किसी दुकान पर काम करने वाला कोई लड़का है और उसको दुकान पर रखा हुआ, तो यदि महीने में वो 5 दिन नहीं आता है तो उसको कोई CLPL थोड़ी मिलती है, तो उसका तो वेतन कट जाता है। तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र है, बहुत ही आसानी से समझने की चीज है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। सिर्फ सरकारी ही नहीं,
जो सरकार द्वारा पंजीकृत प्राइवेट उद्योग भी हैं या प्राइवेट और भी संस्थान हैं वो भी इसके अंदर आते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, उनको जल्दी से जॉब से नहीं निकाला जा सकता और एक निश्चित समय के दौरान ही उनसे काम करवाया जाता है। काम के घंटे निर्धारित होते हैं, समय निर्धारित होता है और यदि इससे एक्स्ट्रा उनसे करवाया जाता है तो उनको अलग से पेमेंट दिया जाता है, चाहे वो इस प्रकार की कोई प्राइवेट क्षेत्र से संबंधित हो चाहे सरकारी से संबंधित हो। अतिरिक्त काम का अतिरिक्त वेतन मिलता है, सवैतनिक छुट्टियां मिलती हैं, अवकाश काल में भुगतान मिलता है, छुट्टियां होती हैं, संडे होते हैं और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें कोई संडे नहीं होता। आपके घर में ही यदि कोई मजदूर काम कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि वो संडे को नहीं आएगा और आप उसको पेमेंट दे देंगे, कोई ऐसा नहीं होता, तो वो असंगठित क्षेत्र हो गया। भविष्य निधि है, जो उनका जो पैसे कट के या उनको जो पेंशन के रूप में, प्रोविडेंट फंड के रूप में जो उनको राशि मिलती है, चिकित्सकीय लाभ हैं, पेंशन आदि हैं, इस प्रकार का लाभ मिलता है संगठित क्षेत्र के अंदर। असंगठित क्षेत्र इसका विपरीत हो गया, उसमें ये इस प्रकार के लाभ नहीं मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और बस ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर मैं कुछ और डेटा आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि बहुत ही जरूरी भी है और NCERT में भी दिए गए हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। असंगठित क्षेत्र, ये क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए भी सब कुछ नियम बनाती है, लेकिन वो प्राय नियमित नहीं है, यानी उनकी अनुपालना नहीं की जाती है। यहाँ पर काम के घंटे तय नहीं है, सवेतन छुट्टी, चिकित्सा अवकाश आदि का प्रावधान नहीं है, पेंशन का प्रावधान नहीं है। पेंशन तो देखिए एक अलग मुद्दा है, वो तो गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है और उनको कभी भी काम से हटाया जा सकता है, यानी रोजगार, स्थायी रोजगार की सुरक्षा भी नहीं है। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। ये 3 प्रकार के हैं, सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक निजी, जिसको आप PPP मॉडल बोलते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला। एक तो सरकारी हो गया सार्वजनिक क्षेत्रक, दूसरा हो गया निजी यानी प्राइवेट क्षेत्रक हो गया और तीसरा हो गया सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इसको बोलते हैं। इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है, वो हो गया सार्वजनिक क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक, इसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथ में होती है, ये हो गया आपका निजी क्षेत्रक। और सार्वजनिक निजी भागीदारी क्षेत्रक, कुछ योजनाओं और कार्यों का संचालन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निजी संस्था व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कोई ऐसी संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको कुछ सहायता सरकार प्रोवाइड करवाती है और उसके माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को लागू करती है। जैसे कि कोई सरकारी स्कूल है या सरकारी अस्पताल है और सरकार उनको निजी हाथों में दे दे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, जमीन सरकार की है, बिल्डिंग सरकार की है, लेकिन उसके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम निजी क्षेत्र के लोग करते हैं। तो ये इसको आप सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल कह सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ और चीज थी, जैसे यहाँ पर NCERT में ये थोड़ा सा डेटा है, आप देख लेना कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी किस प्रकार से है। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र का ही दिया गया है। 1973-74 और 2013-14 का डेटा, उसमें लगभग ये देखिए थोड़ा सा ग्राफ इसी प्रकार का है, मैंने लगभग यहाँ पर डेटा लिखा है इसका कि 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र का देखिए सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान 40% के करीब है और द्वितीय क्षेत्र का 12% के करीब है और तृतीय क्षेत्र का आपका 48% के करीब है। जबकि 2013-14 में आप अनुपात देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र का 13% है, द्वितीय क्षेत्र का 20% और तृतीय क्षेत्र का 67% अर्थव्यवस्था में, यानी आपका सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान है। GDP का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, हो सकता है कहीं पे पूछ ही ले, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादों पर लिख भी रखा है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूं, सकल घरेलू उत्पाद। फिर उसके बाद में है ये रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं और ये यहां पर हम और ये एक डेटा और देख लेते हैं, उसके बाद में इसमें कुछ बचा नहीं है, ये वाला आप और देख लें। रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी प्रतिशत में, वही इसमें देखिए साल थोड़ा चेंज है आपका, 1977-78 है और 2017-18 है और डेटा इसके अंदर लिखे हुए हैं। 1977-78 में प्राथमिक क्षेत्र का देखिए रोजगार कितने प्रतिशत लोग उसमें काम कर रहे थे, 71%, और जबकि 2017-18 में 44% है, अभी 1% और भी कम हो गया होगा। लेटेस्ट डेटा इसका मिलता नहीं, यदि मैं मिल जाता तो मैं आपको जरूर लिख देता। बाकी जो भी डेटा मैंने मिला आर्थिक समीक्षा के आधार पर वो मैंने आपको उस PDF में दे दिया है, वो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रोजगार क्षेत्र में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी थोड़ी सी आप देख लेना, प्राथमिक क्षेत्र की 71% थी 77-78 में, 2017-18 में 44% हो गई है।
और द्वितीय क्षेत्र की 11 थी जो कि 25% हो गई है, और तृतीय क्षेत्र की रोजगार क्षेत्र में हिस्सेदारी 18 थी जो बढ़कर 31% हो गई है। तो देखिए इसका 2013-14 का हमने डेटा देखा, जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्र का कितना अधिक है और रोजगार इसके अंदर कितना कम है। उतना जिस तरीके से सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान बढ़ा है, जीडीपी में योगदान, उतनी मात्रा में इससे रोजगार पैदा नहीं हुई है, न तो तृतीय क्षेत्र से हुए हैं न द्वितीय क्षेत्र से हुए हैं। तो इसलिए तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक्स आप इसको मान सकते हैं, जो कि स्कूल बुक से आधारित थी। कुछ मैंने अद्यतन आंकड़े अपनी तरफ से जोड़ दिए, कुछ चौथा पांचवा क्षेत्र जोड़ दिया, और बाकी ये जो आंकड़े हैं वो आपकी स्कूल की किताबों में उपलब्ध हैं। यदि आप वो किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको कोई अलग से आवश्यकता है नहीं कि आप नोट्स देखें मेरे एप्लीकेशन पर जाके। और आप इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप गाइड पढ़ सकते हैं, कोई भी लक्ष्य पढ़ो, पैनोरमा पढ़ो, और भी कोई सिखवाल पढ़ो, नाम भूल रहा हूँ, किसी की भी पढ़ सकते हो आप, वो आपकी इच्छा है, और उनके मैंने रिव्यू चैनल पे किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से मैंने एनसीईआरटी में इतिहास के नोट्स दिए हैं और इसी प्रकार से मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके जो भी टॉपिक हैं वो टॉपिक मैं धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करूंगा ताकि आप इनका लाभ ले पाएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।